आज हम हाज़िर हैं अपनी नई एपिसोड के साथ क्यू डॉट के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे गेस्ट हैं बिलाल ख़ान। आज हम बात करेंगे म्यूज़िक की। इट्स ऑल अबाउट म्यूज़िक। बिलाल ख़ान मेरे उस्ताद भी हैं, मैं इनसे रुबाब सीख रहा हूँ। तकरीबन 2 साल हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा बजाना आ गया है। तो आज इनसे हम बात करेंगे, इनकी कहानी सुनेंगे, आहंग कदा की कहानी, जो कि इनका इंस्टीट्यूट है म्यूज़िक टीचिंग के हवाले से, और इनकी सफ़र की दास्तान हम इनकी ज़बानी सुनेंगे। बिलाल साहब, थैंक यू सो मच। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे इस एपिसोड में क्यू डॉट के प्लेटफॉर्म से। और बहुत शुक्रिया, आप इस वेरी बिग प्लेयर फॉर मी टू हैव अ सिट इन विद यू एंड टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट विच इज़ ऑल अबाउट म्यूज़िक। थैंक यू रिजवान भाई एंड थैंक यू क्यू डॉट के आप लोगों ने टाइम निकाला, बल्कि आप लोग तो काफ़ी दूर से आए हैं। वेलकम टू इस्लामाबाद, वेलकम टू आहंग कदा। जी बिलाल भाई, हम शुरू करते हैं फ्रॉम बेसिक्स। आप हमें बताएं, आपका बॉर्न ब्रॉटअप कहाँ पे हुआ, अर्ली एजुकेशन कहाँ पे हुई, और उसके बाद जो बाकी प्रोफेशनल एजुकेशन थी उसके लिए सफ़र आपका कैसा रहा, कहाँ से शुरू होती है आपकी? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, मलाकंड। और हम्म। मलाकंड में फिर एक अब तो टाउन है, पहले विलेज तो ताना हम्म। विलेज है मेरा। और बेसिक एजुकेशन भी वहाँ पे मैट्रिक तक। फिर मैं फर्दर एजुकेशन के लिए पेशावर चला गया। हम्म। उसके बाद वापस यूनिवर्सिटी ऑफ मलागढ़ से मैंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की, और हम्म। उसके बाद फिर फर्दर जर्नी शुरू है। अच्छा, ये रुबाब की तरफ आपका आना कैसे हुआ? मतलब एज 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 फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, पेशावर मलाकंड से आप हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव माहौल होता है, लोग इस तरह की चीज़ों को, गाने बजाने को ज़्यादा पसंद नहीं करते। आपको घर वालों ने कैसे इजाज़त दे दी कि आप इस तरफ चल पड़े? मेरा एक कोलीग है, उसका ताल्लुक भी मर्दान से है, तो वो मुझे बताता होता है कि उसका एक बहनोई जो है उसको रुबाब का शौक़ है। तो उसको तकरीबन 10 साल से वो बजा रहा है, लेकिन नो बडी नोज़ के ही इज़ प्लेइंग रुबाब। तो इतने कंजर्वेटिव माहौल में आपको कैसे इजाज़त मिली घर से? अच्छा, मेरा जो ताल्लुक़ है बेसिकली मलाकंड से है। और अगर आप हिस्ट्री देख लें तो मलाकंड, स्वात, ये जितने भी इलाके, ये गंधारा सिविलाइजेशन का एक पार्ट रहा है। तो उस हवाले से अगर आप कंपैरिजन करें बाकी डिफरेंट जगहों के साथ, तो वहाँ पे म्यूज़िक आर्ट के हवाले से वो काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। एक तो ये एक प्लस है हमारा कि वही जीन्स अभी तक, जो गंधारा सिविलाइजेशन की जीन्स है, अभी तक है। और दूसरी बात ये कि तालीम का अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे रुझान काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से भी ज़रा एक्सेप्टेंस है। मैंने जैसे शुरू किया तो वो भी, मतलब मैं टीवी प्रोग्राम्स देखता था, उसमें रबाब प्लेयर्स भी आते थे या इस तरह। तो मेरा जो बड़ा भाई है वो भी थोड़ा बहुत रबाब बजाते हैं, मुझसे अच्छा। बड़ा है। वो दोस्तों के रबाब घर लेके आते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप टीवी पे एक चीज़ देखते हैं और वो आपके घर में, तो बच्चे तो वैसे भी शरारत करते रहते हैं। तो वही उस तरह एक अटैचमेंट हो गई कि मतलब एक चीज़ आप टीवी पे देखते, वही चीज़ आपके घर में पड़ा है। तो जब भाई घर से निकले, थोड़ा बहुत ट्राई करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था कि यार ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है। तो कोई इस तरह स्टार्ट में वो इरादा नहीं था कि ये मैंने कोई इंस्पिरेशन सीखना। कहाँ से हुई? मतलब ये कहाँ से रुबाब फर्स्ट टाइम कैसे आपके सामने आया और आपने देखा कि इसको बजा के देखूं, या कैसे शौक पड़ा ये? जी, वही मेरा भाई जब रबाब घर लेके आते थे, तो एक तो वहाँ पे इन्वायरमेंट इस तरह है कि लाइक म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा लोग इन है, स्पेसिफिकली रबाब में। तो आप किसी भी जगह पे जाए, किसी पिकनिक पे जाए, स्पॉट्स पे जाए, तो आप जहाँ पे बैठे होते तो इधर उधर लोग रबाब बजाते नज़र आपको काफ़ी लोग नज़र आएंगे। आप पहाड़ी पे जाए तो वहाँ पे भी लोग बैठ के रबाब बजाते। तो मेरा एक ये प्लस था कि पहले से ही मतलब वहाँ पे घर फिर में आपके भाई बजा हाँ, रहे थे भाई तो? बजा रहे थे, तो एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल इस तरह हुआ है कि आप कहीं पे भी जाए तो वो आपको नज़र आए। आप गाड़ी पे बैठ जाए तो वही रबाब का म्यूज़िक आप सुन रहे हैं। आप किसी पिकनिक स्पॉट्स पे जाए तो रबाब, घर पे भी आपका मतलब वही सेम चीज़ है। तो वो चीज़ आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ट होता है। तो इस तरह मेरा शौक़ हो गया। फिर ऑब्वियसली कि जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि एक्सेप्टेंस उस लेवल का नहीं है, तो वालिद तो पहले बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। अम्मी वॉज अच्छा। सपोर्टिव, अच्छा। लेकिन ओके। जो मेरा वालिद है उसने काफ़ी मना किया। अब वो ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट है हमारी सोसाइटी का,
पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में मतलब देख के। तो बहरहाल वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ एडजस्ट हो गए जब मैंने फर्दर पढ़ाई और सब कुछ। वो ये मेरे ख्याल से इंसान के ऊपर भी है कि वो अपने इस फ़न को या के अंदर जो स्किल है वो किस तरह लेके जाए। अच्छा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी आ गए। जी। पहला आपका टाकरा कब हुआ कि आपको लगा हो कि यार मैं ये रुबाब एज ए प्रोफेशन इसको मैं ले सकता हूँ? वैसे मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग बात कि मैं बचपन से ही बड़ा मतलब शार्प अच्छा। अबाउट लाइक म्यूज़िक लर्निंग में काफ़ी तेज़ जल्दी जल्दी में सीखा था। तो मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस की थी व्हेन आई वाज लाइक जस्ट 10-11 इयर्स ओल्ड। अच्छा। तो वो एक अंदर बैठ जाता है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस। मुझे याद है कि मैंने 4-5 महीने रबाब ट्राई किया तो ऑलमोस्ट, और मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी। वो भी मतलब हमारे जो वेलिस के अंदर जो लोकल उस्तादों का वो एक महफिल होता था कि मतलब सारे इकट्ठे बैठ के या किसी पहाड़ी पे बैठ के वहाँ पे इकट्ठे होके पिकनिक पे जा देते। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस हो जाता। तो मुझे ये था कि मतलब ये एक जो ये वाली जो चीज़ है ये मैं कर सकता हूँ परफॉर्मेंस का। लेकिन ऑब्वियसली आप उस टाइम मतलब आपको इतना सोच नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जब पेशावर, कोई फॉर्मल टीचर भी था आपका, कहीं से सीखा भी आपने या वो खुद ही सारा नहीं, कुछ? अब मैं कोई फॉर्मली नहीं सीखा था अच्छा। तब मैं वैसे ट्राई करता भाई को देख के थोड़ा। जहाँ पे मैं बैठता था तो वहाँ पे डिफरेंट जो टीचर्स बैठे होते थे, टीचर जो परफॉर्मर्स होते हैं जो लोकल उस्ताद होते हैं वो बैठते थे। उसके बाद फिर मैं जब पेशावर शिफ्ट हुआ, इट वाज इन 2010। तो वहाँ से फिर मैं ऐसे आर्टिस्टों के साथ इंटरेक्शन हुआ कि प्रोफेशनली मैंने उनके साथ स्टेज पे परफॉर्म किया। और वो मैंने इस तरह परफॉर्म किया कि वो यूनिवर्सिटी कॉन्सर्ट्स होते थे या इस तरह के म्यूज़िक इवेंट्स होते। बिफोर पेशावर मेरे जो विलेज के 3-4 दोस्त हैं जो सिंगिंग करते, जो तबला बजाते, उनके साथ मैं काफ़ी मतलब उसका मैं नाम मेंशन करूँ, एक इनाम है, इनाम, आई रिमेम्बर इनाम से लास्ट बल्कि आप टाइम। मिले। हम एक महफिल में लास्ट मिले टाइम थे। बहुत तो मजा आया था लास्ट इनाम के विजिट साथ में। मेरा काफ़ी अच्छा है। हाँ। अभी हम अभी भी म्यूज़िक नहीं, करते उनका एक जो वो साथ। गाना था ना वो मुझे अभी भी याद है। वो कौन सा गाना था वो? हलक नरेची नार हाँ, यस, अभी भी मेरे वो फेसबुक पे है और मैं जी कभी जी, कभी और सुनता उनकी हूँ उसे। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन वो काफ़ी मज़ेदार आपने वो देखे। तो इनाम और मेरा एक और दोस्त है जो तबला बजाती है, इज़ बेसिकली एन आर्किटेक्ट, उस्मान। तो मैं उस्मान, इनाम और फिर मेरा एक और दोस्त है मुस्तफ़ा, इज़ बेसिकली यूएस बेस्ड नाउ। लेकिन वो जब आते थे यूएस से तो हम बैठ के म्यूज़िक कर रहे, तो बड़ा एक खूबसूरत हमने एक काइंड ऑफ बैंड बनाया था। महफिलें करते थे जहाँ पे मतलब इवेंट्स होता, हम जाके प्ले करते। तो वही सारी चीज़ें जो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तो आपको एक प्रोफेशनल उस पर लेके आते। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब यूनिवर्सिटी में जाता, यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के इवेंट्स पे मैं जाता। और जो एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में, वो मैं जब ग्रेजुएशन करके इस्लामाबाद, बल्कि उससे ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एक टर्निंग पॉइंट मेरा ये हुआ है कि पुख्तनख्वा में और जो रबाब प्ले उनका एक कॉन्टेस्ट हो रहा था 2015 में। सो मैंने एंड टाइम पे अप्लाई किया, मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में भी सेलेक्ट हो गया। राउंड फर्स्ट भी मैंने क्लियर कर दिया और फाइनल राउंड पे मेरे ख्याल से ऑडिशन में कोई 100 प्लेयर्स आए थे। और उसके बाद फिर जो लास्ट राउंड में रह गए थे कोई 16 प्लेयर्स रह गए थे। तो उसमें फिर बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो गया कि वो मैंने विन किया। अच्छा। फर्स्ट प्राइज़ मुझे अच्छा। मिला अच्छा। उस कंपटीशन का, नेशनल ग्रैंड रबाब कॉन्टेस्ट। तो वो 16 प्लेयर्स थे एंड पे लास्ट राउंड में, वो मैंने विन किया। तो वहाँ से ऑब्वियसली अब इतना बड़ा एक अचीवमेंट है मेरे लिए कि इतने सारे प्लेयर्स और उसमें मैं फर्स्ट प्राइज़ ले रहा हूँ। तो मेरे लिए एक बड़ी बात थी। फिर वो एक लाइफ टर्निंग आपका एक पॉइंट बन जाती। फिर वहाँ से मुझे आइडिया गया कि इस्लामाबाद में मतलब, और क्योंकि वो कॉन्टेस्ट इस्लामाबाद में हुआ था तो यहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ऑब्वियसली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो वो सारी चीज़ें जहन में लेके जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ यूनिवर्सिटी से, मैं फ़ौरन इस्लामाबाद आ गया इसी नीयत से कि मतलब मैं चलो घर पे तो अभी शायद उनको अभी पॉडकास्ट से पता चले कि ये इस तरह, लेकिन मैं होली सोलीज के लिए आया कि मैं जो, और घर में ये बहाना बना के कि अभी जाके कुछ कोर्सेज करनी यूनिवर्सिटी से। और ये वो मैंने की बाय द वे, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ली।
लेकिन वो एक काइंड ऑफ बहाना कि चलो इस बहाने में इस्लामाबाद आ जाओ। उसके बाद आपने यहाँ पे आहंग कदा की बुनियाद रखी, तो ये ख़्याल कहाँ से आया कि एक म्यूज़िक स्कूल होना चाहिए? और अब क्योंकि मैं खुद भी आपका शागिर्द हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, तो आई नो कि आपने मुझे कितने मुश्किल से मुझे सिखाया है ये। शुरू के 3-4 महीने बहुत टफ़ थे। ऑनलाइन तो काफ़ी मतलब ऐसे कई टफ दफ़ा हुआ दिल जी। किया, मतलब स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत, आई डोंट नो बाकियों के बारे में, लेकिन स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट जो है 6 महीने तो मुझे तारों के ऊपर फिंगर चलाने में मुझे लगे थे, तो इट वाज़ वेरी टफ थिंग। तो ये कैसे, अच्छा, लेकिन इसके बाद साथ ये भी है कि आपने जिस मेथडोलॉजिकल वे से मुझे सिखाया आपने, और एक शुरू से बेस, मुझे आज भी याद है कि आपने मुझे कहा था कि भैया आपने आप आज हम स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने यूट्यूब पे कोई भी किसी किस्म की वीडियो जिसके बारे में नहीं देखनी, ताकि एक फ़्लो जो है सीखने का वो एक चले आगे, तो एक स्टेप बाय स्टेप हम हाँ, आगे ये मेरा एक मूव करें। स्टूडेंट को ये सजेशन होता है कि आप किसी जगह से लर्न कर रहे हैं तो आप जब तक एक लेवल पे ना हाँ, पहुंचे हाँ, आप वो वीडियोस, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होते हैं। हाँ, हर उस्ताद का अपना एक तरीक़ाकार होता है। मेरा यही अप्रोच है कि आफ्टर लाइक 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स आप यूट्यूब देखेंगे तो आपको समझ आएंगे कि ये बंदा क्या नॉर्मली है। लोग कितनी देर बाद भाग जाते हैं? मतलब मुझे लगता है कि पहले 6 महीने इट्स वेरी टफ, या तो वैसे बंदा आर हो जाएगा या हाँ पार हो जाएगा, या बंदा भाग जाएगा तो या बंदा इन कर जाएगा। हाँ, 6 महीने बाद पता चलेगा कि बंदा स्टे करता है कि नहीं करता। तो वैसे तो मेरा यूजुअली यह अप्रोच है कि इंसान के अंदर पैशंस हो और पैशन हो तो मतलब वो फिर रुक जाता है। लेकिन मैं रेजिलियंस होनी चाहिए हाँ फाइट तो बैक करने की, कि हाँ छुट्टियां हो गई हैं। बेसब्रा नहीं होना चाहिए थोड़ा। सही बात, जी इट्स वेरी टफ। अच्छा, ये आहंग कदा का जी ख्याल कैसे आया कि मतलब रुबाब बजाना, प्ले करना महफिलों में, दोस्तों की महफिल में, ये और बात है, जी बहुत से लोग जी बजाते हैं, जी लेकिन इसको एक प्रोफेशन की तरह लेके स्कूल बनाना और उसमें फिर आगे उसको लेके चलना, स्कूल की डिज़ाइनिंग में ये आई नो आपकी बैकग्राउंड पे, और स्कूल के एक पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। ये आहंग कदा का ख्याल कैसे आया कि ये होना चाहिए? अच्छा, जैसे मैंने जिक्र किया जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। मैं एक मेरे विलेज के अंदर है हुनर कोर के नाम से, जो अमजद शहजाद हमारे इलाके का एक अच्छा हुनर पोइट। कोर? हुनर कोर, अच्छा। तो ओके। वहाँ पे मतलब वो म्यूज़िक सिखाते भी ओके। है और उनका ताल्लुक़ ऐसे लिटरेचर से है, पोइट्री भी करते हैं। तो वहाँ पे मैं काफ़ी बचपन से वहाँ भी बैठता था। तो अमजद शहजाद इज़ लाइक माई टीचर, कि मतलब उनसे मैंने ये सारी चीज़ें उठना बैठना ये म्यूज़िक के हवाले से मैंने उनसे सीखा है। तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली आप उस इन्वायरमेंट में बैठते तो वो जैसे हमें गाइड करते थे तो वो तरीक़ाकार आहिस्ता आहिस्ता आप अपने अंदर लेके आते। फिर मैं जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मतलब आप रबाब और ये म्यूज़िक नहीं कर सकते, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आ गया इस्लामाबाद तो मुझे वही डर था जहन में कि अगर यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी रबाब लेके जाऊँ तो पता नहीं लोग क्या रिस्पॉन्ड, यूनिवर्सिटी से ना निकाल ले, कुछ इस तरह ना हो जाए। बहरहाल मुझे दोस्तों ने कन्वेंस किया कि आप लेके आए। अच्छा, मैं रबाब लेके आया। इंटरेस्टिंग बात ये कि मैं जब ग्राउंड में बैठ गया यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में तो काफ़ी सारे लोग जमा हुए और वो जिस दोस्त ने मुझे कन्वेंस किया था वो भी सारे बैठे थे। तो वो जब महफ़िल ख़त्म हो गया तो उसमें 2-3 जो अभी भी मुझे याद है आ गए, एक लड़की 2 लड़के के, ये आपने हमें सिखाना है। अच्छा, मैंने कहा क्या, मुझे तो खुद नहीं पता, बस थोड़ा बहुत है कि मैं बजा ले। उन्होंने कहा कि नहीं आपको बहुत पता है, आपने हमें सिखाया। बहरहाल मैंने उनको यस कर दी, वो मेरे घर आते थे तो मुझे वहाँ से क्लिक हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जब आप घर से आते हैं पढ़ते हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट घर से ही मिलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इंडिपेंडेंट, जैसे उन्हें मुझे फ़र्स्ट फ़ी दी तो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार ये तो मतलब बड़े मज़े का काम है कि आपको पैसे भी मिल रहे, आप अपने स्किल को भी पॉलिश कर सकते। और मैं घर पे मतलब डिपेंडेंट नहीं हूँ उसके बाद, अगर मैं ये काम आगे परसू करूँ। तो वो एक आइडिया आ गया कि इस तरह के इसको लेके जा सकते हैं। फिर यहाँ 2000 पे थोड़ा जी सा मैं ऐड कर दूँ कि जी जी अगर जी आपकी हॉबी जो है जी आपका पैसा कमाने का जरिया भी बन जाए ना, हाँ, इससे अच्छी बात खास इज़ अ आपके लिए कुछ ब्लेसिंग। नहीं हो सकती। इट्स अ हाँ नहीं, ब्लेसिंग, रियली इट्स अ या ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग। तो वहाँ से फिर खैर मैं कुछ दोस्तों से यहाँ पे मिला इस्लामाबाद में, जिसमें
मैं जिक्र करूँ सलमान यूसुफजई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अतीक अफरीदी जो एक्स ऑफ काइंडनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इन लोगों से मैं मिला और जब मैं उन लोगों से मिला तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़, क्योंकि दे आर वेरी सपोर्टिव अभी तक, मतलब हम कनेक्ट है और एक साथ काम भी करते हैं। तो फिर मैंने 2017 के एंड पे इसको ऑफिशियली थोड़ा सा देख लिया कि क्योंकि तब मैं हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में मतलब जो स्टूडेंट्स आते थे, ऑब्वियसली हॉस्टल का वो एनवायरनमेंट उस तरह नहीं होता कि आप किसी को सिखाए, कभी एक मसला होता है कभी दूसरा मसला। तो मैंने फिर ऑफिशियली F11 सेक्टर में एक छोटी सी जगह, जैसे अब ये ऑफिस है, इतनी सी जगह ली मैंने और वहाँ से शुरू की। तो मुझे कुछ दोस्तों ने डिस्करेज किया कि आप क्या शुरू करें, मतलब इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है वो। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मतलब ये काम हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से करें। तो बहरहाल मैंने वो शुरू कर दी। उसके बाद फिर फर्स्ट डे पे लाइक वहाँ का जो मैं रेंट है इस्लामाबाद में, वैसे रेंट ज़्यादा है, तो एक डर तो था वैसे कि मतलब पता नहीं कैसे पूरा करूँगा मैं सब कुछ। लेकिन यकीन करें, मैं फर्स्ट डे पे आई रिमेंबर वाज 6 जनवरी, जब मैंने 6 जनवरी 2018 जब मैंने ये ओपनिंग कर दी, और इट वाज सैटरडे और मंडे को हमने क्लासेस शुरू कर दी। मंडे को 5 एडमिशन हुए। तब मैं 25,000 रेंट दे रहा था, तो 5,000 एडमिशन ले रहा था, 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रहा था और मंथली फ़ी भी 5,000। तो 10,000 मुझे, मतलब 5 स्टूडेंट एडमिशन की तो 50,000 मुझे। मैं कहा यार ये तो 2 महीनों का रेंट मैंने एक दिन में रखे थे। तो वो एक सिक्योरिटी में पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट्स लाइक अ सिक्योर बिजनेस, और काम भी इस तरह है कि आप अपने स्किल को भी पॉलिश करें, आप एक अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो वाई नॉट इसको प्रॉपर ऑफिशियली तरीके से इसको लेके जाए। तो वहाँ से ये सारे आइडियाज़ बन रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग कनेक्ट हो रहे थे, दोस्त अच्छे मिल रहे थे। हमने कम्युनिटी इस तरह बनाई कि लाइक माइंडेड लोग कम्युनिटी है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे मतलब कि किताब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और स्पेशली आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उन लोगों से मुलाकातें होते रही। और फिर उसके बाद हमने रबाब में, तो पहले रबाब के हवाले से मतलब ये एकेडमी खोलना चाह के, मतलब मैं रबाब इसमें सिखाऊंगा, लेकिन बाद में उसमें आइडियाज़ हमने वायलिन क्लासेस और इस तरह की गिटार क्लासेस, बाकी चीज़ें हमने इवेंट्स शुरू किए, डिफरेंट आर्टिस्टों को बुलाना शुरू किए। फिर हमें कोविड में, जब कोविड शुरू हो गया तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में एक डिफरेंट बिजनेस का मॉडल बन गया। अच्छा, ये भी बता दें चलते चलते कि आहंग कदा का नाम कैसे आया ज़हन में? हाँ, क्या आहंग मतलब है कदा, इसका? आहंग कदा मैंने बेसिकली फेसबुक पे वैसे पोस्ट किया कि मैं एक म्यूजिक स्कूल बनाना चाहता हूं, मुझे नाम सजेस्ट कर ले। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों ने नाम सजेस्ट किए, लेकिन मैं अभी जिक्र किया अमजद शहजाद जो हमारे इलाके का एक पोइट है, उसने मुझे कहा कि आप एकेडमी का नाम आहंग रख लें। तो मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा कैची लगा कि यार इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल नेम, आहंग म्यूजिक एकेडमी। फिर मैं सोच रहा था कि आहंग तो ठीक है, लेकिन उसके साथ मैंने कहा कि उसके साथ गदा लग जाए तो इस काइंड ऑफ द हाउस ऑफ मेलोडी, यस। तो वो इतना मज़ेदार बन गया कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमने ऑफिशियली अनाउंस भी किया कि हम इसका आहंग कदा नाम रखें, तो लोगों को बहुत पसंद आई है। अभी अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? स्टूडेंट्स यहाँ पे, अच्छा हमारा काम थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ सीजनल होता है। अच्छा। कभी ज़्यादा होने कभी सीजनल क्या मतलब? सीजनल मतलब कि अभी 2 महीने के लिए सीखने आए और फिर ब्रेक तो ले ली है? नहीं, अच्छा यहाँ पे सीजनल का मुराद मेरा ये है कि गर्मी में हमारा काम थोड़ा सा डाउन होता है। उसका एक रीज़न है कि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, घर से निकलना गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्लोज स्पेसेस में बैठना भी मुश्किल होता है। सर्दी में फिर ज़्यादा लोग निकलते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे इवन कॉन्सर्ट्स होते हैं मोस्टली। तो जो स्टूडेंट्स हैं आपके, वो तो रेगुलर नहीं होते हैं आपके साथ? रेगुलर होते हैं, लेकिन उस पे मैं आ रहा हूँ कि यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक भी होते हैं सब। अच्छा। वो थोड़ा लॉन्ग होता है इस्लामाबाद में। उसके बाद फिर सितंबर से जो समर ब्रेक ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर और स्टूडेंट्स आना शुरू होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये कि कंसिस्टेंसी बहुत कम स्टूडेंट्स में, क्योंकि मोस्टली मतलब ये होता है कि आपको देख के या किसी और को देख के और रबाब बजा अगले दिन वो भी रबाब ख़रीद के आ जाते हैं। तो मेरा तो रेशो जो कंसिस्टेंट लोग है वो बहुत कम है बनिस्बत। आप ये काम किया करें ना, वो यूएई में बड़ा एक फेमस है एक चीज़ तरीकाकार जिम वालों का। वो 1 महीने की अगर फ़ीस होती है ना 200, वो कहते हैं कि आप 3 महीने की फ़ीस हम आपसे ना 400 लेंगे, बजाय आप 600 के आपसे हम 400 लेंगे। क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना ये 10 दिन आएंगे, 15 दिन आएंगे, उसके बाद नहीं आना है इन्होंने। तो इनसे ना लालच दिलवा के इनको
तो इनको 400 बजाय 150-200 लेने के 400 ले लो, 200 इनको छोड़ दो क्योंकि इन्होंने आना नहीं है 15 दिन बाद। नहीं, अच्छा मेरा थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है यहाँ पे। उसका एक रीज़न है, मुझे ये होता है कि नहीं, मैं एडवांस में इसलिए फ़ी नहीं ले सकता कि मैं फिर 3 महीने बढ़ाऊँगा तो आई डोंट नो कि मैं उस पैसों का क्या करूँगा, किस तरह इन्वेस्ट करूँगा बाकी। तो मुझे ये होता है कि चलो मैं 1 महीने का बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे एक पे फ़ी मिल रही, तो वो उसका मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। हालांकि किसी कभी कभार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें 3 महीने का पे करना है, या कुछ स्टूडेंट्स तो खैर वैसे डिले करता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि वो चाहते हैं कि हम 2 महीने का 3 महीने का पहले पे करें। तो मैं उनको हमेशा मतलब यही कहता हूँ कि मुझे मतलब टाइम पे फीस दे महीने का, वो सही है, मतलब एडवांस में नहीं चाहिए। अच्छा, ऑन एवरेज अभी हम देखें कि आहंकदा में अभी किसी भी एक टाइम पे ऑन एवरेज कितने स्टूडेंट होते हैं फिजिकल और कितने होते हैं ऑनलाइन? जी, हमने यहाँ पे मैं 4 दिन काम करता हूँ, मंडे टू थर्सडे। सो सुबह 10 से रात 10 तक में रेगुलर सेशन लेता हूँ। 12 घंटे 13 घंटे कभी कभी हो जाते हैं। उसमें फिर ये है कि मैं एडजस्ट करता हूँ, मोस्टली तो 1-to-1 सेशन होते हैं। सो मेरे 30 अराउंड स्टूडेंट। क्लबिंग नहीं हो सकती 2-3 स्टूडेंट्स उसमें हाँ, वो बहुत रेयर, मतलब होता वो अगर बेसिक लर्निंग हो तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप में, और ग्रुप भी इतना बड़ा ग्रुप नहीं, 2-3 स्टूडेंट्स का हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा मोस्टली मैं जो तरीक़ाकार है वो कोचिंग स्टाइल है कि आप एक एक स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, फिर हम एक कंबाइन सेशन भी रखते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि कभी 30 हो जाता है, कभी 25 हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कभी उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमने एवरेज 30 का रखे कि 30 होने चाहिए इन 4 दिन में। फिर मैं ऑनलाइन मैंने बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रखे, मैं 10 स्लॉट्स हैं ऑनलाइन का, तो वो भी साथ साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल ऑनलाइन से ज़्यादातर कहाँ से होते हैं? ओवरसीज़, ओवरसीज, हाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दुबई से, जितने यानी कि आप मैं दुबई से यानी कि कनेक्ट है, यूएस बेस्ड है, अच्छा, कनाडा बेस्ड है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है मेरे स्टूडेंट्स। ओके तो ओके। है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि जैसे ग्रुप क्लासेस होती है वो भी, तो ओवरसीज वाले आपको ज़्यादा तंग करते हैं या लोकल वाले तंग करते हैं ज़्यादा? नहीं ओवरसीज़ वाले नहीं सीखने के करते। मामले में सीखने के मामले में भी ओवरसीज़ इसलिए मुझे यही लग रहा है, मेरा यही अप्रोच है कि वहाँ पे आप बहुत स्केजुअल तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, मतलब अपने प्रैक्टिस को टाइम देना, अगर आप मुझे फ़ी दे रहे हैं तो आपको एक एहसास है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोग चूँकि एक्सेस ज़्यादा है, तो वो उस तरह नहीं ले रहे जो मतलब लेना चाहिए सीरियस, कि अगर मैं यहाँ पे आपको फिज़िकली वो पढ़ा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए बनिस्बत कि आप जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे ज़्यादा मतलब सवाल पूछते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें। हालांकि वहाँ पे मुश्किल है ऑब्वियसली, हाँ, और इट्स सामने काइंड बैठ ऑफ, के सीखना और चीज़ है, हाँ ऑनलाइन सीखना और चीज़ है, और जी स्पेशली म्यूज़िक सामने बैठ के सुन रहे होते हैं आप, वायर स्ट्रिंग्स देख रहे होते हैं कौन सी बज रही है, कैसे बज रही है। कोई आपका ऐसा ख़ास शागिर्द जिससे आप बहुत मुतमिन हों, बहुत सेटिस्फाइड हों, मैं बहुत खुश हूँ, ये जो है ना मेरा नाम रोशन करेगा आगे? बहुत मुश्किल कर दिया आपने क्योंकि अब मैं एक का नाम लूँगा तो बाकी देखते ज़्यादा का हो। नाम ले लें। हाँ, हाँ। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वाकई मतलब इस फ़न को, इस फील्ड को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि मेरे को कर मेरा सबसे फर्स्ट स्टूडेंट, मैं हमेशा कोट करता हूँ ये हारून। वो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे मतलब वो अपने स्ट्रोक्स पे बहुत ज़्यादा, उनका जो स्टाइल है वो बहुत मज़े का है, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी मतलब स्ट्रोक स्टाइल है। तो एक वो है हमज़ा क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं। हमज़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो जितने भी टास्क मिल रहे हैं वो टाइम पे करते हैं, और उसमें फिर वो जो खूबसूरती है वो कोशिश करते कि मैं तो वो सीरियस स्टूडेंट है। इसके अलावा फ़ीमेल में कोमल, कोमल में सबसे पुरानी स्टूडेंट है, तो कोमल भी बहुत मेहनत कर रही है, और वो इस फ़ील्ड को, रबाब को सीखना चाहती है वाकई, मतलब सीरियस उसमें। इसके अलावा अभी जो नए स्टूडेंट्स आए उसमें भी कुछ सीरियस स्टूडेंट्स हैं। एक मेरा स्टूडेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसका है, शायद मैं नाम ना मेंशन करूं क्योंकि आई गेस उसके फैमिली वो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने इस वक्त सब कुछ छोड़ा है, वो स्पेसिफ़िकली म्यूज़िक लर्निंग के लिए इस्लामाबाद आए, और वो सिर्फ म्यूज़िक अंडरस्टैंड करने के लिए। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना तेज़ है, तेज़ इन द सेंस कि लर्निंग में कि उनको कोई भी टास्क मिलता है तो मैं हैरान हूँ कि 3-4 महीनों में उस बंदे ने जो क्लासिकल म्यूज़िक कॉन्सेप्ट्स है, ताल काउंट करना, ताल के अंदर काम करना, और राग सीखना,
तो मैं हैरान हूँ कि मतलब कुछ लोग इस तरह भी हो, हालांकि उन्हें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया है, कोई रबाब उसने यहाँ से ख़रीद लिया सब ये कुछ। बाकी लोग आहंग कदा के स्टूडेंट्स सुन लें, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जो स्टैंड आउट किए हैं, नहीं 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 नहीं, बाकी स्टूडेंट से उस्ताद वो मुतमिन बिल्कुल नहीं है। थोड़ी तवज्जो करें अपने नहीं काम के नहीं नहीं, ऊपर। ऐसी बात नहीं है। देखिए आपने वो सवाल किया, बशमूल मेरे, देखिए मैं भी उनमें शामिल हूँ। नहीं नहीं, आपने वैसे मैं आप तो पे 3 भी हफ्ते हो आया गए था मैंने कि क्लास नहीं ली प्रॉपर्ली। आप भी माशाल्लाह से मुझे ये आप वैसे माजिद से पूछ सकते हैं। माजिद से पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपका हमेशा कोट करता हूँ कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स में आप मैं हमेशा इस पे बिलीव करता हूँ कि एक स्टूडेंट कंसिस्टेंट है और वो दिन में थोड़ा सा टाइम भी दे देते तो वो, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी मतलब आपका मतलब मैं जिक्र करता रहता हूँ कि यार रिजवान भाई जो भी है वो आपने क्लास टाइम पे लेते और मेहनत करते। तो मेरे ख्याल से नाम मेंशन करना बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स है कि मेहनती स्टूडेंट्स हैं, मेहनत करते असल में हैं। सर हमारा मसला ये है कि हम मतलब ये हॉबी है, एक पर्सनल एक चीज़ है कि हम उसको ट्राई कर रहे हैं सीखने की। काम भी होता है, सुबह से लेकर शाम तक हम भाग रहे होते हैं। मतलब ये हमारा ज़रिया मुआश तो नहीं है ना, ज़रिया मुआश और चीज़ है। इसके बावजूद भी बीच में कोताहियाँ होती हैं, बीच में छुट्टियाँ भी होती हैं। म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। अब इस बात का क्या मतलब है, आप थोड़ा सा हमें बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले तो हमें ज़रा म्यूज़िक को समझना चाहिए कि म्यूज़िक है बेसिकली क्या, तो उसके बाद फिर हमें समझ आए कि ये रूह की ग़िज़ा हाँ। कैसे मतलब हो सकती। तो बेसिकली जो म्यूज़िक है, अगर हम अपने कायनात को देख लें और हम अपने इन्वायरमेंट को देख लें, इज़ फुल ऑफ लाइक रिदम। हम्म। और अब म्यूज़िक में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम अच्छा। फर्स्ट डिस्कस करते हैं रिदम और फिर फ्रिक्वेंसी साउंड्स हम्म। डिस्कस करते हैं। अब साउंड्स भी इस पूरे कायनात में है, रिदम भी इस पूरे कायनात में मौजूद है। आप हर जगह पे इवन इंसान की बॉडी से लेके कि वो हार्ट बीट को देख ले, एक रिदम है। आप जैसे वॉक करते एक प्रॉपर रिदम में वॉक करते, रिदम मतलब कि जो इक्वल टाइम इंटरवल है वो आपको पूरी कायनात में हर जगह मिले। इस तरह की फ्रिक्वेंसीज है, इस कमरे में डिफरेंट आवाज़ें हैं, लेकिन हम इसको ओवरऑल म्यूज़िक नहीं कहते, हम साउंड कहते हैं। नॉर्मल कोई भी साउंड आप इसको टच करें तो ये डिफरेंट साउंड है, ये डिफरेंट साउंड है। एक रबाब का एक था डिफरेंट आवाज़ का तो डिफरेंट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंट आवाज़ है। जब तक आप इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ना लेके आए, तो सबसे फर्स्ट तो आप उसमें एक वो जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है वो लाजमी कर देते हैं कि अगर हम मौसीकी को देख लें तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है, साउंड जिसको हम सुर कहते हैं। अब ये चीज़ें इंसान के अंदर आप देख ले कि वो ऑलरेडी मौजूद है, साउंड भी मौजूद है, ले भी मौजूद है जिसको हम रिदम कहते हैं। मतलब आप वो जब चाहते तो एक प्रॉपर मखसूस ले में आप रनिंग करते तो एक मखसूस ले में रनिंग करते, फिर आपका हार्ट बीट होता है। अगर एक चीज़ तो आपके इसकी अंदर फ्रीक्वेंसीज कहाँ से स्टार्ट होती हैं? कैसे, रेंज आप कह रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसीज हैं हाँ साउंड की। वो डिपेंड करता है। जैसे हमारे म्यूज़िकल नोट्स जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, तो फ्रिक्वेंसीज का तो मतलब ये दीज आर थाउजेंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, लेकिन जो हमारा मिडल रेंज शुरू होता है वो शुरू होता है लाइक 130 मेगाहर्ट्ज़, लाइक 120 मेगाहर्ट्ज़, 150 मेगाहर्ट्ज़। ये हमारे लिए नॉर्मल रेंज फ्रिक्वेंसी है, जिसमें आप गज़ल गाते या इस तरह के जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, या इससे भी थोड़ा मतलब जाके 180 164 इस तरह की जो फ्रिक्वेंसीज होती है, दीज आर लाइक मिडल रेंज फ्रिक्वेंसीज जो हम म्यूज़िक में यूज़ करते हैं। खैर ये थोड़ा टेक्निकल है, इस पे मैं अगर गुफ्तगू करना शुरू करूँ तो फिर थोड़ा सा बेसिक पे जाना पड़ेगा। तो मैंने जनरली कहा कि इस तरह इस वजह से मतलब हम कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है कि एक चीज़ आपके अंदर मौजूद है और वही चीज़ आपको अगर सुरों में तरतीब में मिले तो ऑब्वियसली वो आपके कानों पे अच्छा लगता है, जिसको मेलोडी कहते हैं। ये आवाज़ें आप डिफरेंट जगहों पे देख ले, आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी में एक मखसूस किस्म की आवाज़, लेकिन कभी आप उसको मौसीकी नहीं कहते, हालांकि वो भी एक फ्रिक्वेंसी है। जो फ्रिक्वेंसी मैंने मेंशन की शायद उसी फ्रिक्वेंसी में एक फ्रिक्वेंसी हो। तो अगर बेसुरा म्यूजिक होगा जो कि वैसे म्यूज़िक बेसुरा नहीं होता। बेतरतीब, अच्छा नहीं, जो बेतरतीब हमारे आजकल के गाने वाले गाते हैं, जो कानों को ग्रां गुजरता है, मैं उस पे भी उसको डिफरेंट अप्रोच रखता हूँ। अच्छा। मैं ये अप्रोच रखता हूँ कि शायद वो आपके लिए तरतीब में ना हो, लेकिन किसी और के लिए हो तरतीब में हो। तो अच्छा। म्यूज़िक हमेशा तरतीब में है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ। ये मेरे ख्याल से हमारे अंडरस्टैंडिंग की बात है। शायद मैं म्यूज़िक के ऊपर किताबें पढ़ता हूँ, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, तो मेरा म्यूज़िक अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है।
लेकिन एक आम बंदे का मतलब कि जिसको म्यूज़िक का पता ना हो, लाइक थ्योरी के बारे में, प्रैक्टिकल। अच्छा, वो म्यूजिक की लैंग्वेज सेम है वर्ल्ड वाइड या मतलब? नहीं, लैंग्वेज देखिए, फ्रिक्वेंसीज तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। आप किसी भी मतलब फ्रिक्वेंसी को उठाए, वो रबाब पे ट्यून करे, गिटार पे ट्यून करे, से लैंग्वेज चेंज हो जाती है ऑब्वियसली। आप उसमें रेसिपी चेंज करते हैं। जैसे मतलब हम 7 सुरों को लेते हैं। अब 7 सुर होना तो ये चाहिए पूरी दुनिया का, अगर एक म्यूज़िक फॉलो होता है तो फिर तो एक जैसे होता। लेकिन इसी 7 सुरों को डिफरेंट तरतीब दे के डिफरेंट कल्चर्स ने अपने हिसाब से, जिसको मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि जो हमारे इंटोनेशन है वो बहुत मैटर करते हैं। जिस तरह आप बोलते हैं, जिस तरह आप सोचते हैं, जिस तरह आप लिखते हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है कि जब आप बोलते हैं जिस तरह, मतलब आपका लहजा है, तो उसी तरह आपकी मौसीकी भी। आप पश्तो म्यूज़िक को देख लें और आप स्पेनिश म्यूज़िक को देख लें। स्पेनिश जैसे बोलते हैं हमें फ़ौरन पता चले कि जिस तरह का स्पेनिश म्यूज़िक। फिर आप पाकिस्तान के अंदर पंजाबी म्यूज़िक को देख लें। पंजाबी म्यूज़िक के अंदर पहाड़ी म्यूज़िक डिफरेंट है। फिर बहुत सारे तो ये आपके कल्चर पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह, मतलब आपकी इंटोनेशन किस तरह है। जैसे मतलब एक गिटार को हम उठा लेते हैं। गिटार अगर हमारे शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल, पाकिस्तानी म्यूज़िक में वो बजता है तो वो डिफरेंट बजता है। लेकिन आप किसी स्पेनिश को दे तो वो डिफरेंट बजा, किसी इटालियन बंदे को दे तो डिफरेंट बजाते हैं। हालांकि एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो सारे कल्चर पे डिपेंड करते हैं कि आप रेसिपी उसी तरह मतलब उसमें डालते हैं। अच्छा, तो ये सुर जो हैं, आप कह रहे हैं 7 सुर होते हैं, तो ये हमें अब 12 भी पढ़ाते हैं कि सारे गामा पादा निसा, ये 7 हो गए, बल्कि 8 हो गए। सारे गामा पादा निसा, सा अगेन 8वां सुर हो गया। सा बीच में फिर सा, रे तीवर, रे कोमल, फिर गा तीवर, गा कोमल। तो ये तीवर और कोमल, ये अगर 7 सुर हैं तो फिर ये 12 कैसे हो गए? वैसे तो हम ये बिलीव करते हैं कि 7 सुर हैं जो कि शुद्ध फ्रिक्वेंसीज़ है। शुद्ध मतलब कि प्योर नेचुरल जो हमें मतलब नेचर से मिली फ्रिक्वेंसीज़ है, वो 7 है। ये जो हम बात करते हैं कोमल तीवर, ये वही फ्रिक्वेंसीज़ हैं, लेकिन उसके लाइक लो एंड हाई फ्रिक्वेंसीज़, पिचेस डिफरेंट। मतलब जैसे हम म्यूज़िक में ये डिस्कस करते हैं सा, तो अब रे नोट को हम अगर ले रहे तो रे नोट की हमने 2 फ्रिक्वेंसीज रखी है, एक लो फ्रिक्वेंसी, एक हाई फ्रिक्वेंसी। अब ये रे नोट बजाते खुद तो एक मेजर फ्रिक्वेंसी है, एक शुद्ध फ्रिक्वेंसी है, लेकिन जब हम इसको एक पेयर में बनाते, एक लो फ्रिक्वेंसी इसका बनाते, एक हाई फ्रिक्वेंसी, तो उसी को हम फिर कोमल तीवर फ्रिक्वेंसी का नाम देते। तो मैं बिलीव करता हूँ कि सुर 12 सुर है, तब 7 इसकी मेजर फ्रिक्वेंसीज है, इसको शुद्ध फ्रिक्वेंसी कहते हैं। लेकिन उसके जो वेरिएंट है, जो लो फ्रिक्वेंसीज नोट है, वो भी इसी नोट्स के आदाद में मेरे ख्याल से मतलब शामिल एक है। ही सुर है जी जिसको हम उसकी 2 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज अप जी, नोट लो और एंड हाई लो एंड फ्रिक्वेंसी। हाई हो लो को सकती हम हैं, कोमल कहते हैं और हाई को हम तीवर तीवर कहते कहते हैं। हैं। सो इसका नाम भी इसलिए हमारे म्यूज़िक में चेंज नहीं है। मतलब जैसे रे कोमल, रे तीवर, फिर ये होना चाहता अगर ये दूसरे नोट्स होते तो शायद हम उसका नाम चेंज करते। हम ये करते कि हम उसी सेम नोट्स को कोमल तीवर का नाम, लाइक मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मेजर तो 7 फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन चूंकि इसके वेरिएंट है तो हम 12 सुरों को, जैसे फिर आपने कहा कि 8 सुर हैं सारे गामा, तो 8 सुर नहीं है, बेसिकली 7 सुर हैं। लेकिन ये जो 8वां फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का रिपीट है। हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये 8 सुर नहीं बन रहे, 7 सुर बन रहे, जिसको हम ऑक्टेव या सप्तक कहते हैं। तो इसको अगर कंक्लूड करें तो 7 सुर हैं, 7 और 12 इसके 5 जो है इसके वेरिएंट हैं। वेरिएंट है, जिसमें एक 4 वेरिएंट लो फ्रीक्वेंसी के और एक वेरिएंट जो मा नोट का है वो हाई। लाइक जैसे हमारे नोट्स को हमने जो तकसीम किया है, मतलब वो इस तरह के सा, रे कोमल, रे शुद्ध जो पहले से मौजूद नोट है, जिसको हम तीवर बोलते हैं, फिर गा कोमल, गा शुद्ध, ठीक है। लेकिन पेयर में हम कहें तो रे कोमल, रे तीवर। अच्छा, इसमें माँ का तीवर नहीं है? हाँ, नहीं, माँ का तीवर है, माँ का उसमें आ रहा होता है। मैं थोड़ा सा तरतीब में, शायद ऑडियंस फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब में हम किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए। देखिए, मैंने पहले डिस्कस किया कि वी हैव 7 मेजर नोट, जिसको हम शुद्ध नोट्स कहते हैं, ठीक है।
अब इसमें हमने कुछ कोमल नोट्स बनाए, कुछ तीवर नोट्स बनाए, कुछ हाई बनाए, कुछ लो बनाए। उस पे मैं आ रहा हूँ कि सा हमने फर्स्ट जो शुद्ध नोट है वो अपनी हालत में छोड़ ली, फिर रे की एक लो एक हाई फ्रिक्वेंसी बनाए। शुद्ध अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन जब हमने दो फ्रिक्वेंसीज करी तो एक का नाम हमने कोमल कर दिया, एक का तीवर कर दिया, मतलब कि लो एंड हाई शुद्ध अपनी जगह पे मौजूद है। फिर इसी तरह गा का पेड़ है, गा में भी एक लो फ्रिक्वेंसी एक हाई फ्रिक्वेंसी है। एक लो फ्रिक्वेंसी को कोमल कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी को हम तीवर कहते हैं। वो अपनी जगह पे शुद्ध मौजूद है, लेकिन पेड़ में हम कोमल तीवर करते हैं, ठीक है। फिर इस तरह माँ का जो पेड़ है उसमें थोड़ा सा ये कि उसमें जो लोअर फ्रिक्वेंसी वो पहले से मौजूद है, जो कोमल फ्रिक्वेंसी है, और हमने उसमें हायर फ्रिक्वेंसी बनाई जो तीवर नोट है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक तीवर नोट बनाना पड़ा है, बाकी में कोमल नोट्स बन रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसीज। इसमें एक हाई नोट बने जो तीवर माँ जिसको, सो वी हैव जस्ट वन तीवर नोट जो बना है, बाद उसमें वेरिएंट में बने, बाकी में कोमल नोट्स बन रहे। तो पा का तीवर नहीं है? नहीं, पा एक शुद्ध नोट है उसका, इसका हाई नोट नहीं है, यानी इसका हाई नोट, इसके दरमियान जो उस पा के बाद नोट आएगा धा नोट, धा के दरमियान, पा और धा के दरमियान फ्रिक्वेंसी है लो फ्रिक्वेंसी कोमल, और फिर तीवर दा जिसको हम शुद्ध दा बोलते, ठीक तो है। पा का तीवर नहीं है जी, पा का तीवर, सा का और पा का वेरिएंट नहीं है। इसके अलावा जो बाकी 5 नोट इसके वेरिएंट है, कोमल। इस तरह फिर नी, और नी का भी एक कोमल नोट है, एक तीवर है, जो तीवर नोट है वो शुद्ध है। सो हमारे जो नोट्स है बेसिकली जो 7 शुद्ध नोट है वो इस तरह है कि सा रे कोमल, रे तीवर एट द सेम टाइम शुद्ध नोट, गा कोमल, गा तीवर एट द सेम टाइम शुद्ध नोट, मा कोमल एट द सेम टाइम शुद्ध नोट, मा तीवर, यहाँ पे मा तीवर नोट बने। फिर पा शुद्ध नोट है, धा कोमल एट द सेम टाइम, धा तीवर एट द सेम टाइम शुद्ध नोट, फिर नी कोमल, नी तीवर एट द सेम टाइम शुद्ध नोट, एंड देन वी हैव सा। So we have just one तीवर नोट and 7 शुद्ध नोट and 4 कोमल नोट। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा जो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। अच्छा, सुर और ताल और राग, इनमें क्या फ़र्क है? मतलब हमें तो ये सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं, सुर ताल और राग, फिर उसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वेस्टर्न भी, जैज़ हो गया, और बाकी मुख्तलिफ किस्म के और भी इस तरह की टाइप्स हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है ना वो हमें बताइए। पहले तो सुर और ताल इस पे बात करते हैं। सुर बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी का हम नाम कहते हैं, लाइक जैसे मतलब सा एक सुर है, रे एक सुर है, गा एक सुर है। वो जब म्यूजिक के प्रोग्राम के जजेस कह रहे होते हैं कि सुर में नहीं है, उस पे वो दूसरी बात है, मतलब वो सुर उस वो डिफरेंट सेंस में कहते हैं। अच्छा, वो डिफरेंट सेंस में कहते हैं, वो डिफरेंट सेंस में कहते हैं। वो आई गेस कि वो ट्यूनिंग के हवाले से कहते हैं कि मतलब आप बेसुरा हो जाते। बेसुरा मतलब कि जो एक्चुअल स्केल है, या तो आप उसे हाई जा रहे हैं या लो जा रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ के बाद में। सुर यहाँ पे हम स्वर, सुर ये नाम है, अंग्रेजी में नोट, ये एक फ्रिक्वेंसी का हम जैसे मतलब राग भैरवी है तो उसमें 7 स्वर लगते हैं, सारे गाँव पाने से, उसमें कोमल नोट से और शुद्ध नोट से, मतलब उसके कम्बिनेशन। अच्छा, राग की तरफ हम बात में ताल, सुर नहीं, और आप मुझे छोड़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा प्लीज गो विद योर फ्लो। नहीं, मैं थोड़ा फ्लो पे चलेंगे तो ठीक, ओके। हम सुर पे बात करते हैं पहले। सुर बेसिकली हम एक्सप्लेन करें कि वो फ्रिक्वेंसीज है जिससे हम राग बना दे, तब आपको कॉन्सेप्ट की समझ आएगी। सही बिल्कुल ठीक। फिर आप जो ताल के सवाल करते, ताल बेसिकली इक्वल टाइम इंटरवल्स है। जितने भी मतलब आप उठाए, मैंने हार्ट बीट का एग्जांपल ले लिया। हार्ट बीट एक टाइम इंटरवल पे, अब फॉर एग्जांपल हम ताल की बात करें तो ताल का लैंग्वेज डिफरेंट है। धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन था। अब इसका ये लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसमें जो कम्बिनेशन है, अब राग बेस्ड होते हैं साउंड्स पे, फ्रिक्वेंसीज पे, ताल बेस्ड होते हैं इक्वल टाइम इंटरवल पे। इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। हम राग की बात करें तो राग हमारे मखसूस सुरों का एक कम्बिनेशन है, लेकिन सुरों का कम्बिनेशन जो है वो वेस्टर्न में भी है, वो हर कल्चर में है। हमारा सिर्फ स्टाइल मुख्तलिफ है। हम जो इम्प्रोवाइज़ करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करने का स्टाइल मुख्तलिफ है। हम इसमें जो फील लेते हैं वो फील
देने का स्टाइल मुख्तलिफ है बाकी दुनिया से। उसमें मुख्तलिफ ये है कि हम जो ऑर्नामेंटेशन यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटेशन मतलब जो वेरिएशन यूज़ करते हैं, एक सुर से दूसरे सुर पे जाना, फिर दो सुरों के कम्बिनेशन हमने किस तरह बनाने, कुछ रागों में आपने सा से रे पे नहीं जाना, गा से मा पे नहीं जाना, इस तरह के कम्बिनेशन होते हैं। बाकी दुनिया में ये कम्बिनेशन डिफरेंट है, उसमें मतलब ये रूल्स नहीं होते। फिर हमारे राग के अंदर मखसूस सुर होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपने उसी सुरों को लेके बार बार वेरिएशन करने होते हैं। तो इट्स लाइक अ कम्प्लीट डिफरेंट स्टाइल जो राग है। उसमें फिर हम मेरा तो यही राग अंडरस्टैंडिंग कि राग बेसिकली आपका वो एक ख्याल है, एक फील है कि कभी आप सैड होते, कभी आप खुश होते, कभी आप एक्साइटेड होते, तो आप अपने एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, आप अपने गम को एक्सप्रेस करने के लिए मुख्तलिफ राग चुनते हैं। अब मुख्तलिफ रागों की जो फील है वो डिफरेंट है। कुछ राग हैवी फील के हैं, कुछ राग हैप्पी है, कुछ राग सैड है, कुछ राग डोमिनेंट है। तो उस हिसाब से फिर जो हमारा स्टाइल है हिंदुस्तानी क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत जो हमारे इस रीजन का स्पेसिफिक म्यूज़िक है, तो उसमें फिर राग बेस्ड सारा म्यूज़िक होता है। उसी को वो मखसूस टाइमिंग में हम फिर प्ले करते। शाम के अपने राग होते हैं, सुबह के अपने राग होते हैं। सो राग इज़ नॉट द कम्बिनेशन ऑफ स्वर्स या नोट्स, जस्ट इट्स काइंड ऑफ कंप्लीट डिफरेंट स्टाइल, और उसी स्टाइल को हम लेके जाते हैं। तो जिस तरह अभी ये कहते हैं राग भैरवी है, राग असावरी है, इनमें क्या मतलब फ़र्क होता है? ये राग भैरवी क्यों है, राग असावरी सावरी क्यों है? ये तो नाम है, नाम तो कोई भी अपने हिसाब से इलाकाई म्यूज़िक पे मतलब कोई इलाकों के नाम है रागों के, किसी शख्सियात के नाम हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से ये मैटर करता है कि वो कम्बिनेशन क्या है। तो हमने 12 सुर की जो डिस्कशन की है बेसिकली, सो 12 सुर की जो डिस्कशन है वो उसी 12 सुर के कम्बिनेशन से हम 7 नोट्स उठा लेते हैं। उसमें कुछ कोमल होते, कुछ तीवर होते, कुछ सारे मतलब शुद्ध नोट्स के राग होते, कुछ सारे कोमल नोट्स के राग होते, कुछ राग कम्बिनेशन होते, एक नोट चेंज करके, लाइक एक शुद्ध नोट है बाकी सारे कोमल है, फिर बाकी सारे शुद्ध है, एक कोमल नोट है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ कम्बिनेशन, इसका कोई तादाद नहीं मालूम कि कितने कम्बिनेशंस बनते। तो उसी कम्बिनेशंस के नाम है फिर। जैसे अगर मैं कहूँ कि राग भैरवी है, अब राग भैरवी में सा, रे कोमल, गा कोमल, मा शुद्ध, पा शुद्ध, धा कोमल, नी कोमल एंड सा, दिस इज लाइक राग भैरवी नोट्स। लेकिन अगर इसमें अब मैं रे शुद्ध कर लूँ भैरवी में, सो अच्छा बिलाल भाई मुझे ये भी बताएं, रुबाब जिसको हम अच्छा देखते हैं, इट इज नॉट रुबाब, सो इसमें मैं पहले रुबाब है या रबाब है? इट इज रबाब। रबाब, रबाब, अच्छा RABAB, हाँ इस तरह RUBAB नहीं है? RU मेरे ख्याल से ये तो वो लड़की वाला नाम है। अच्छा रबाब है रुबाब, जो कि RABAB है। इट इज रबाब। अच्छा इसके अंदर बेशुमार स्ट्रिंग्स हैं। एक आम बंदा देखता है तो वैसे ही परेशान हो जाता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स, इसको ये इतनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स क्यों हैं, ये कौन सी स्ट्रिंग्स हम बजाते हैं? और ये रुबाब का और गिटार की काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ, तो इनमें क्या बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो क्या नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। अच्छा, टोटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। गिटार में 6 स्ट्रिंग्स लगते हैं, उसका एक मखसूस ट्यूनिंग प्रोसेस है, वो अच्छा, उससे मतलब हम कर लेते हैं। रबाब इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। एक तो ये वुडन इंस्ट्रूमेंट है, रबाब में मलबरी वुड से बंद है। इसमें अफ़गानिस्तान का और हमारे पाकिस्तान का जो वुड है वो काफ़ी इसके लिए यूज़ होता है। फिर जो स्ट्रिंग्स की बात है कि उसमें ज़्यादा स्ट्रिंग्स क्यों हैं, इसमें बेसिकली 3 मेन स्ट्रिंग्स होते हैं जो नायलॉन के होते हैं, और फिर उसके बाद ड्रोन्स होते हैं जो सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स होते हैं फॉर फर्दर रेजोनेंस और स्केल को मालूम करने के लिए, लाइक ये ई स्केल है, बी है, जो भी है तानपुरे का काम करता है कि मतलब अब वो साथ साथ बजाते रहते हैं। फिर उसके बाद सिंपैथेटिक का ये काम होता है कि दीज आर आल्सो सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स, ये फर्दर रेजोनेंस के लिए। अगर हम रबाब की स्ट्रक्चर को देख ले और इससे सिंपैथेटिक निकाले तो इट विल बिकम लाइक गिटार, लो साउंड, और उसमें जो रिवर्ब है या रेजोनेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब सिंपैथेटिक का काम ये है कि जो म्यूज़िक आप प्ले करते हैं वही म्यूज़िक आपने सिंपैथेटिक के ऊपर, वही राग आपने, क्योंकि जो हमारे गाने होते हैं ऑब्वियसली वो तो किसी स्केल बेस्ड होते हैं, स्केल मतलब किसी राग बेस्ड होते हैं, तो वही सेम हम ट्यून करते उसे सिंपैथेटिक के थ्रू। जब हम सिंपैथेटिक ट्यून करते अकॉर्डिंग टू राग तो
वो एक और खूबसूरत फील लेता है, लाउड होता है, मेलोडी ज़्यादा। सो स्ट्रिंग्स इसमें जो मेन स्ट्रिंग्स है वो 3 स्ट्रिंग्स है, बाकी सपोर्टिंग स्ट्रिंग है सारे। अच्छा, जो बजानी होती हैं जिसको हम टच करते हैं वो 3 है मेन। 3 जी, मेन 3। बाकी हम अकॉर्डिंगली कभी कभार मतलब फॉर रिदम या वैसे मेलोडी के थोड़ा सा मतलब टच कर, लेकिन जिस पे म्यूजिक बनता है दीज आर जस्ट 3 नोट्स, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड जो नायलॉन स्ट्रिंग्स हैं। ऊपर ये इसके जो टॉप से नीचे बॉटम पे जो रिब्स लगी होती हैं उसको क्या कहते हैं? कौन से रिब्स, वो जो फ्रिट्स? फिट्स, हाँ, फ्रिट्स हम पश्तो में वैसे इसको पर्दा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में फ्रिट है। फ्रिट तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स में, गिटार में भी फ्रिट्स है, सितार में भी फ्रिट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में फ्रिट्स होते हैं। तो उसका ये होता है कि तकसीम करते हैं आपकी एक तार की फ्रिक्वेंसी को, आप फ्रिट के बगैर करें तो वो इस तरह होता है कि एक मखसूस, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट फ्रेटलेस भी होता है, वायलिन, उसमें फिर स्लाइड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है या सरोद है। हमारा फिर थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है जब हम फ्रेट्स यूज़ करते हैं, उसमें मखसूस वही सुर आपने बजाने होते हैं। अगर आप 2 सुरों के दरमियान आधा मतलब क्वार्टर नोट लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते, उसके लिए फिर फर्दर फ्रेट लगाना होता है। अब वायलिन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, या सरोद में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फ्रेट तकसीम करते हैं आपकी स्ट्रिंग। तो वायलिन में भी कंट्रोल करने के लिए उसको अंदाजे से करते हैं? हाँ, अंदाजे से वो होता है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस होते हैं सारा। सरोद में भी सारा प्रैक्टिस होता है, उसमें मखसूस वो एक साउंड ये ट्रेनिंग से आप करते हैं। तो इसमें जितनी तारें कम होती हैं उतना आसान होता है बजाना किसी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि सारा प्रैक्टिस का काम होता है। अब जैसे मतलब हम गिटार को एक इजी इंस्ट्रूमेंट समझते हैं कि मतलब ये तो बस 6 स्ट्रिंग्स है, इसमें तो बाकी स्ट्रिंग्स नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है गिटार डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो गिटार का कॉन्सेप्ट है सिर्फ रिदम बजाना और स्ट्रमिंग करना। वेस्ट में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वेस्ट में आप गिटार को जैसे हम यहाँ पे राग बजाते हैं, वहाँ पे गिटार पे उसी तरह का जो उनका क्लासिकल म्यूजिक है वो उसी तरह बजाया जा रहा है। सो इट्स डिफिकल्ट, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है ऑब्वियसली जी। उसको तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आसान भी है और मुश्किल भी है, वो डिपेंड्स कि आपने इसको किस तरह एक्सप्लोर करना। तो बेसिकली अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट सीख लेते हैं तो दूसरा सीखना आसान हो जाता है, मतलब बेसिक्स तो सेम होंगी। देखें आप, मैं इस वजह से मतलब मेरा ये कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को म्यूज़िक ज़्यादा सिखाऊँ, न कि सिर्फ रबाब सिखाऊँ। अब जैसे हमने आपके साथ में जब जितने क्लासेस किए, अब आप कोमल तीवर का जो कॉन्सेप्ट उठाया, पियानो के ऊपर बैठे कोई भी की पे हाथ रखे वहाँ से 12 सुर काउंट कर ले, और जितने गाने आपने सीखे नोट्स के ऊपर, तो आप तो वो पियानो से भी निकाल लेंगे इजीली। तो आपके अंदर वो एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए एक दफ़ा, वो तो फिर इजी हो जाते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली फिर उसमें ये है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है। मैं कभी दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं ट्राई करता। तो ये रबाब जो है, रबाब ये बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से है, किस कंट्री से है? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, मतलब इस तरह कंट्रोवर्शियल तो खैर नहीं, मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, लेकिन इसकी हिडन हिस्ट्री है कि इट्स अ फोक इंस्ट्रूमेंट, और हमें नहीं पता कि कहाँ से आया। मैंने लाइक बीइंग अ रबाब टीचर, मैंने इसकी काफ़ी जितना अच्छा, इसके पढ़ा है। मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, जी, करीब उस पे आ रहा हूँ मैं। इंस्ट्रूमेंट्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, सेंट्रल एशिया में, मैं आपको टर्की बता में। देता हूँ, जो रबाब है बेसिकली तो तुर्की में भी आप रबाब देख सकते हैं, ईरान में भी देख सकते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर गिलगित में देख सकते हैं, ताजिकिस्तान में रबाब को देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास रबाब है इट्स अ डिफरेंट रबाब। इसका जो शक्ल है, अब रबाब का वर्ड जहाँ पे यूज़ हुआ है लोगों ने डिफरेंट अपने कल्चर के हिसाब से उसे मतलब है, हमने उसे मतलब ये कि जो हमारा रवा, दिस इज़ अफ़गान कल्चरल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है, जो शेप है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी का कोई कॉपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हमारे इस रीजन का इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ हिरात से लेके हमारे पख्तूनख्वा और ये जितने भी इलाके हैं इसी का इंस्ट्रूमेंट है। मॉडिफाई हुआ है शायद, पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने यही पढ़ा है कि ये पहले बहुत से बजाते थे, जैसे वायलिन बजते हैं। अभी भी तुर्की में जाए तो तुर्की में रबाब बो से बजते हैं, बो से। हाँ, फिर चाइना में जाए तो चाइना में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का, इसी शेप का इंस्ट्रूमेंट है। वो तो वायलिन टाइप नहीं हो जाएगा? नहीं, वायलिन नहीं होता, मतलब मैं शेप की बात अच्छा, शेप, हाँ, इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि रबाब की तो बहुत ज़्यादा वेरिएंट है। तो हम जब रबाब की बात करते हैं स्पेसिफिकली, जो अब पूरे दुनिया में इसका मतलब एक पहचान है, तो वो बाकी रबाब्स का नहीं है। वो जब हम रबाब की बात करते तो रबाब ये वाला जो अफ़गान रबाब है,
फिर चूँकि ऑब्वियसली आप एक चीज़ को जब पहचान देते हैं वो आपका कल्चर बन जाता है। अब इसके साथ हमारा फिर वो काम नहीं कि कहाँ से आए इंस्ट्रूमेंट, हमारे के साथ यहाँ काम शुरू हो जाते हैं कि पहचान इसको किसने दिया और मॉडिफाई किसने किया और ये कैसे। जैसे मैं आपको रिसेंट एग्जांपल है, सरोद एक इंस्ट्रूमेंट है, रबाब से निकला एक शेप है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रबाब, लेकिन उसमें स्लाइड नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अफ़गानिस्तान से होके वो इंडिया चला गया, इंडियन ने अपना कि उस पर क्लासिकल म्यूज़िक, अब किसी को भी नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ का है, वो समझते कि ये इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि उस पर क्लासिकल म्यूज़िक बजता है। तो पहचान की बात होती है, रबाब हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो इस शेप में है, ये हमारा अपना इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है जी। बिलाल भाई, म्यूज़िक के बारे में बात हो रही है, रुबाब एक्सपर्ट से बात हो रही है, रुबाब भी हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें कुछ सुनाएं, कोई खूबसूरत सा पीस जो कि आपके दिल के करीब हो, सुन के मज़ा आ जाए। अच्छा ठीक है, सुना।
है।